गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वापस से मेरे लेक्चर नंबर 69 में सभी का स्वागत है। तो ध्यान देंगे हम। तो देखिए बच्चों, एक्चुअली हमारा जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था, लेक्चर नंबर 68 लेक्चर में हमने आपको बताया था कि डीज के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना, या उसके अलावा हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में या लंबा चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, या फिर हमने आपको बताया था थीटा कोण पर आवेश की गति। उसमें मैंने आपको कई सारे मान निकाल कर बताए थे। ठीक है, आज हम जो कैलकुलेट करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलेनाइड, या जैसे हम कहते हैं परिनलिका। आज का क्या टॉपिक है बेटा हमारा? परिनलिका। तो सबसे पहले बात आती है कि सर परिनलिका क्या होती है, परिनलिका कहते किसे हैं, और उसके बाद फिर किसी अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना। ये सब कुछ हम कैलकुलेट करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहें, ये गारंटी है, पूरा का पूरा यहीं पे आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ सोलेनाइड, परिनलिका कहते किसे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी चीनी मिट्टी, यानी बात कुचालक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कुचालक होना चाहिए। किसी चीनी मिट्टी से निर्मित बेलनाकार आकृति के किसी भी कुचालक पर यदि हम उसकी लंबाई के अनुदिश, यानी कि उसके लंबाई के अनुदिश यदि एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटें, तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है। अब ये मार्कर मान लेते हैं कुचालक सरफेस है, अब ये चीनी मिट्टी से है और आप देख सकते हैं इसकी जो साइज़ है वो बेलनाकार आकृति की है। अगर हम इस बेलनाकार कुचालक पर इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटें, तो विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटने पर जो युक्ति हमें प्राप्त होती है उस युक्ति को हम क्या कहते हैं बेटा? परिनलिका। ठीक है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा ये आपके पास चीनी मिट्टी से निर्मित एक कोई कुचालक बेलनाकार आकृति है। ठीक है, अब इस बेलनाकार आकृति पर यदि हम इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटेंगे, तो विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटने पर ये जो आकृति हमें प्राप्त हो रही है, जो डिवाइस हमें प्राप्त हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? परिनलिका। क्लियर? पहली चीज तो ये हो गई बेटा नॉर्मल सी परिनलिका की परिभाषा। इसके बाद अब जैसे कि मान लीजिए इसमें ये मैंने कोई करंट फ्लो किया है, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, देखेंगे आप। लाइक इस टाइप से करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट कोई हवा में तो आ ही नहीं रहा है, ऑब्वियसली बात है हम इसको किसी भी एक्सटर्नली पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तभी तो इसमें धारा बहेगी। अब उसको आप शो कीजिए मत कीजिए, वो कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अब इसमें हमने क्या एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स के साथ इसको हमने कनेक्ट किया है, तो इसमें ये कैपिटल आई मान का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओके। आफ्टर ऑल अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो अभी जो स्टार्टिंग हमने की है, इस स्टार्टिंग में मैंने आपको केवल और केवल परिनलिका की परिभाषा बताई, और वो परिभाषा क्या बताई है कि किसी चीनी मिट्टी से निर्मित किसी बेलनाकार आकृति के, या किसी भी बेलनाकार आकृति पर यदि हम उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटें, तो विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटने पर जो डिवाइस हमें प्राप्त हो रही है उससे हम क्या कह रहे हैं? परिनलिका। ठीक है, अब इसके बाद इसके कुछ नोटिफिकेशंस पॉइंट होते हैं, तो जो समझने वाले होते हैं काफ़ी, आप उस पर एक बार फोकस कीजिएगा। तो आप देखेंगे बेटा, सॉरी, जैसे कि ये सोलेनाइड है। अब इस पर आपने वायर को ऐसे ही तो लपेटा है, देखिए ऐसे ऐसे ही तो लपेटा है आपने वायर को, तो करंट यहां से जा रहा है, करंट ऐसे ही तो आ रहा है, फिर यहाँ से ये फेरा घूमेगा, फिर ये जाएगा, लाइक इस टाइप से आ रहा है ना। तो अब ये एक्चुअली बोर्ड पर 2D में है, अगर इसको हम 3D में देखेंगे ना तो वास्तविकता में कैसे दिखेगा, ध्यान दीजिए। परिनलिका की साइज़ बताऊँ आपको कैसी होती है? जैसे कि हमारे घरों में बाइक होती हैं, मोटरसाइकिल हम जैसे कहते हैं, साइकिल्स होती हैं, तो साइकिल्स के अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई होती है ना, मोटरसाइकिल की जो स्टैंड में जो स्प्रिंग लगी हुई होती है, सेम उस स्प्रिंग की साइज़ की होती है परिनलिका। अरे बस समझो, जैसे मान लीजिए ये इस पर एक समान रूप से विद्युत तांबे के तार लपेटे, तो मैंने इसको ऐसे ले, तो स्प्रिंग बना कि नहीं बना? बन गया ना स्प्रिंग। तो जैसी स्प्रिंग होती है ना, वैसी परिनलिका देखने को मिलती है।
ठीक है। अब पता है इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, देखो डाउनवर्ड टू अपवर्ड, यानी कि ऐसे, यानी कि देखेंगे आप यहाँ से करंट आ रहा है नीचे, ये देखिए ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो धारा अंदर से किधर की ओर आ रही है, बाहर की ओर। तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हम धारा की स्थिति को, धारा की स्थिति या आप उसे कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पर धारा की जो डायरेक्शन है ना उसको मैं डॉट और क्रॉस दोनों से शो करूँगा। जनरली अब तक आपने पढ़ा है कि सर डॉट और क्रॉस तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज में लेते हैं, नहीं, यहाँ पर हम वैसे लेते हैं जनरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं जो डॉट और क्रॉस यूज में लूंगा वो लूंगा केवल और केवल करंट की डायरेक्शन के लिए, यानी कि धारा की स्थिति के लिए कि धारा कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो हो रही है। ओके, तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मैंने आपको बताया था कि ये करंट है ना ऐसे हो रहा है, देखो देखो ऐसे मैंने हाथ में ले लिया है, तो करंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी अंदर से बाहर की ओर। तो नीचे तो किस में आ रहा है, अंदर, अंदर आ रहा है, तो हमने क्या लगा दिया, क्रॉस। और ऊपर कहाँ से आ रहा है बेटा, बाहर की ओर। देखिए ये लीजिए, ये लीजिए, दिखाई दे रहा है सभी को, आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। तो नीचे हम क्रॉस मार्क्स ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अंदर से जा रही है और यहाँ पे हम डॉटेड ले लेंगे। क्लियर, ये इसमें इस टाइप से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ समझने वाली है। दूसरी, और आपको मैंने बताई दी थी कि भाई परिनलिका की जो साइज होती है ना, परिनलिका की साइज वो स्प्रिंग के आकार की होती है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मली परिनलिका के बारे में, डायरेक्शंस, धारा की दिशा कैसे प्रभावित होती है और कैसे प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। आफ्टर ऑल अब हमारा जो टॉपिक आता है अगला, वो टॉपिक क्या है, वो थोड़ा समझने वाला है। तो ध्यान दीजिए, हमारा बेटा अगला टॉपिक है कि किसी अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना। तो देखो बेटा, हम किसी इन्फिनिटी लेंथ की कोई भी एक सोलेनॉइड है हमारे पास, यानी कि अनंत लंबाई की कोई भी एक परिनलिका है, उस अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण हम उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करेंगे, और वो भी उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले। तो हमारा टॉपिक है कि किसी अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना। तो इसकी जब हम मान की गणना करते हैं तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा, तो आप देखेंगे जैसे कि ये सोलेनॉइड है, ठीक है बेटा, इसमें ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये तल के लंब से बाहर की ओर आ रही है, ठीक है। तो बेटा इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना, वो इसकी लंबाई के अनुदिश होगा, अर्थात जो भी अब परिनलिका में मान लीजिए आपने यहाँ से कैपिटल I मान का करंट फ्लो किया है, अब यहाँ पर ये जो भी करंट जनरेट होगा ना, इस करंट के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो इस परिनलिका के अंदर ही होगा। कहाँ होगा बेटा, केवल केवल परिनलिका के अंदर ही होगा। परिनलिका से आप जैसे ही बाहर जाओगे, बाहर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। यानी कि परिनलिका में धारा प्रवाहित करने पर जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड केवल और केवल परिनलिका के अंदर ही उपस्थित रहेगा। परिनलिका से बाहर जाते ही उसका मान क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें, अब हम हमारे टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है कि किसी अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना। तो बेटा किसी भी अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण मैं चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास एक परिनलिका है, ठीक है। ये इसमें मैंने किसी भी एक्सटर्नली सोर्स से कोई धारा प्रवाहित की है,
ये मैंने इसमें एक्सटर्नली सोर्स से कोई भी कैपिटल I मान की धारा प्रवाहित की है। अब अगर आपको डायरेक्शन सिखाना, मैंने अभी आपको बताया ही था, परिनलिका में ऐसे धारा बहती है तो नीचे जो होगा वो तो होगा क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है बेटा, ये करंट की डायरेक्शन है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और ऊपर होगा डॉट। ठीक है, ये ले लिया। अभी हमने कोई इन्फिनिटी लेंथ की कोई भी एक सोलेनॉइड ले ली है जिसमें हमने कैपिटल I मान का करंट फ्लो किया है किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के सहायता से। अब मुझे इस परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो मैं क्या करता हूं बेटा, एक आयताकार लूप यूज में लेता हूं। ये देखिए, ये मैंने एक आयताकार लूप यूज में लिया है और इसका मैं नाम दे रहा हूं PQRS। ले लिया बेटा। अब यहां पर इस लूप की जो लेंथ है वो स्मॉल l है, तो ये भी स्मॉल l, और इसकी जो विड्थ है वो स्मॉल b है। ठीक है, और जो परिनलिका की जो टोटल लेंथ है ना बेटा, वो परिनलिका की टोटल लेंथ है कैपिटल L। तो परिनलिका की टोटल लेंथ कितनी हो गई बेटा, कैपिटल L। ओके, आई होप सो आपकी ये सारी चीज़ें अच्छे से दिमाग में क्लियर हो रही होंगी। तो एक बार आप डायग्राम को फोकस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ढंग से। हाँ तो बच्चों, डायग्राम देख लिया है सभी ने अच्छे से, आगे चलें? तो चलिए भैया आगे चलते हैं अब हम। तो बेटा इस अनंत लंबाई की परिनलिका कारण चुंबकीय क्षेत्र की मान की गणना के लिए हमने एक आयताकार लूप PQRS को यूज में लिया है। या आपको लूप PQRS नजर आ रहा होगा जिसकी लेंथ स्मॉल l है और विड्थ स्मॉल b है। ओके, नामकरण हमने कर दिया PQRS। हम देखते हैं कि सर इसमें कैपिटल I मान का करंट फ्लो हो रहा है और ये जो टोटल सोलेनॉइड है उसकी लेंथ हमने कितनी मान ली है, कैपिटल L। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब याद कीजिए बेटे वो सॉरी एक बात और बताना भूल गया। अब जैसे इसमें धारा बह रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो इस परिनलिका के अंदर ही होगा, और मैंने आपको बताया था कि परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी आपको बताया था, तो जरा ध्यान दीजिए। अब हम यूज में लेते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम कहता है किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता μ0 और उस पृष्ठ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, यह फंक्शन होता है। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये जो मैंने बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किया है, कौन से पथ के लिए किया है, बंद पथ PQRS के लिए किया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा PQRS, बस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समीकरण नंबर के LHS पार्ट को उठा लो, तो क्लोज इंटीग्रेशन V वेक्टर डॉट dl, और यहाँ पे लिख रहा है PQRS। अब एक चीज़ देखो बेटा, इस पूरे बंद आयताकार पथ PQRS का जो रेखीय समाकलन है वो ये है। इसका मान इस पूरे बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान किसके बराबर होगा। अब देखो बेटा, अगर इस बंद पथ को मैं खोलूँ तो इसकी 4 भुजाएं हैं ना, अगर इन चारों भुजाओं को मैं अलग अलग रेखीय समाकलन निकालूं, चुंबकीय क्षेत्र का अलग अलग रेखीय समाकलन निकालूं और सबको निकाल कर अगर जोड़ दूं तो उनका जो एडिशन है वो इस पूरे बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र रेखीय समाकलन बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो हम क्या करते हैं, अब एक एक भुजा का रेखीय समाकलन करते हैं। तो सबसे पहले मैं PQ को कर लूँ, तो ओपन इंटीग्रेशन PQ। तो देखो बेटा, एक एक भुजा का निकाल रहा हूँ तो ओपन इंटीग्रेशन आएगा, और जब चारों भुजाओं को निकाल उनको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे वो क्लोज इंटीग्रेशन के बराबर आएगा। ठीक है, तो PQ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर प्लस दूसरी भुजा, क्रम जरूर सेम रखें, QR B वेक्टर डॉट dl वेक्टर प्लस थर्ड RS। और फाइनल 4 SP। ये हो गया बेटा। अब आगे देखेंगे LHS पार्ट में, तो ये तो हैज़ार्डिस चल ही रहा है, इधर आ जाइए। अब देखो बेटा, एंगल देख लो, यहाँ पर ये एंगल चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के मध्य बनता है, अल्पांश के मध्य। ये अल्पांश मैंने यहाँ ले लिया, ये अल्पांश मैंने यहाँ ले लिया, एक अल्पांश मैंने यहाँ ले लिया और एक अल्पांश मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, पहले वजह हम देखें बेटा, ये अल्पांश है और ये चुंबकीय क्षेत्र, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री। ये अल्पांश है,
अरे बात समझ। और ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये अल्पांश हो गया और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र भुजा क्यू आर में, देख सकते हैं। तो थीटा बराबर कितने डिग्री का बन रहा है बेटा? 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा थीटा इक्वल्स टू 90। थर्ड में तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि थर्ड भुजा आर एस वो तो परिनलिका से बाहर है, तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बेटा, ये अल्पांश और वही इसी डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र है, तो अल्पांश हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। देख सकते हैं हम डायग्राम चित्र में, सॉरी बोर्ड पर, ये अल्पांश हो गया डी एल। यहाँ पे परस्पर लंबवत है, थीटा बराबर 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप यहाँ पे भी लिख देंगे थीटा बराबर 90। अब देखो बेटा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं, और शॉर्ट भी कैसे करेंगे आप देख सकते हैं। तो देखिएगा, आप इसको खोलोगे तो ये बी डी एल कोस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे थीटा की जगह 0 रखोगे तो आप देखेंगे पी क्यू वी डी एल कोस थीटा की जगह पर 0 रख दिए। यहाँ पे रखेंगे तो वी डी एल कोस 90, कोस 90 का मान कितना होता है बेटा? 0, पूरा पद 0, ये 0 और ये 0, तीनों पद खत्म, यही पद बच रहा है ना हमारे पास। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्लोज इंटीग्रेशन पी क्यू आर एस वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन पी क्यू वी डी एल, बिकॉज कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। यहाँ से v को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट p से q डी एल। ठीक है। अब देखो बेटा, ये b चल ही रहा है, डी एल का समाकलन कितना हो जाएगा? l। अब पी क्यू की पूरी टोटल लेंथ स्मॉल एल के बराबर है क्या? नहीं, तो इसको मैं बी एल के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि क्लोज इंटीग्रेशन पी क्यू आर एस बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर यहाँ पर कितने के बराबर आ रहा है? बी एल के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समीकरण नंबर 1 में क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल का मान रख सकते हैं, कितने के बराबर आएगा? बी एल के बराबर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, तो आपके पास वैल्यू बनेगी बेटा डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये आ गया। अब वापस से डायग्राम की तरफ आओ, आप आगे डायग्राम की तरफ, ये आपका डायग्राम है, दिखाई दे रहा है आप सभी को? ठीक है। मैंने मान लेता हूं कि माना परिनलिका में कुल फेरे कैपिटल एन है। कितने बेटा कुल फेरे? कैपिटल एन। तो परिनलिका की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या को हम स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। तो देखो बेटा, इस परिनलिका की टोटल लेंथ एन है और टोटल नंबर ऑफ कोइल्स कितना है? कैपिटल है। तो अगर इसकी प्रति एकांक लंबाई के उपस्थिति में आप फेरों की संख्या निकालोगे तो टोटल फेरों में टोटल लेंथ का भाग दे दोगे, तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या निकल कर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा केवल एल वाले पार्ट की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल एल लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या, तो एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या का गुणा कितने से करा देंगे? स्मॉल एल से। तो स्मॉल एल लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या निकल कर आ जाएगी ना। अब इस स्मॉल एल लंबाई में जो फेरे हैं वो तो हैं इतने। अब इस स्मॉल एल में जो धारा बह रही है, यानी कि केवल इस वाले हिस्से में जो धारा बह रही है, इस वाले हिस्से में जो धारा बह रही है उसका मान भी तो हमें चाहिए। वही तो कितने के बराबर है? सिग्मा ई के बराबर। तो भाई हम इसको लिख देंगे कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल इंटू कैपिटल एल। ये सिग्मा ई के बराबर आ गया। उठा लाओ समीकरण नंबर 2 को। तो समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 कह रहा है बी एल इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट सिग्मा आई, बी एल बराबर में म्यू नॉट सिग्मा आई की जगह पर रखोगे कैपिटल एन अपॉन एल इंटू स्मॉल एल इंटू कैपिटल आई। एल से क्या कट गया बेटा? एल। बी इस कस्ट में क्या आ रहा है? म्यू नॉट एन आई अपॉन कैपिटल एल, या फिर आप इसको लिख सकते हो बी इस कस्ट में म्यू नॉट स्मॉल एन आई।
तो बेटा किसी भी अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण जो हमारे पास यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसका मान कितना निकल कर आ रहा है बेटा, b में म्यू नॉट स्मॉल एन आई। क्लियर, ध्यान रख सकते हैं आप। ओके, आफ्टर ऑल अब इसके कुछ नोटिफिकेशंस पॉइंट हैं, वो नोटिफिकेशंस पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से, देख लेंगे। ध्यान दीजिए, नोटिफिकेशन पॉइंट, ये जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये आ रहा है बेटा अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब यदि लिमिट ऐसी बन जाए, कैसी, नोट, और नोट का पहला पॉइंट, यदि परिनलिका की लंबाई सीमित हो, यदि परिनलिका की लंबाई सीमित हो तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बनता है v वेक्टर इज में म्यू नॉट एन आई, सॉरी स्मॉल एन आई डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा। यदि परिनलिका की लंबाई सीमित होती है ना बेटा, तो सीमित लंबाई की परिनलिका कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बनता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई डिवाइड बाई 2 कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, और उसकी आकृति कुछ इस टाइप से बनती है। ये परिनलिका, ये उसका अक्ष थीटा 1 और ये बनता है थीटा 2। ठीक है, ये बनती है सीमित लंबाई की परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी कहानियाँ समझ में आई होंगी कि हमने किसी भी परिनलिका के अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट किया है वो कैसे किया है। वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे सिखाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है, आपने इसको देखा भी होगा, और एक बार आप इसको वापस से रिवाइज करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे का पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।